देखिए, जब इंडिया आज़ाद हुआ तो उसके कुछ की इवेंट्स अभी मैं आपको बताना चाहता हूँ। वो ये कि सबसे पहले जब इंडिया आज़ाद हुआ तो तब के प्राइम मिनिस्टर, जो एंटरिम प्राइम मिनिस्टर थे, वो थे जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे उस समय के एंटरिम प्राइम मिनिस्टर थे। एंटरिम मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उस समय सरकार तो बन गई थी, लेकिन वो चुनी हुई सरकार नहीं थी। चुनी हुई सरकार इसलिए नहीं थी क्योंकि इलेक्शन जो हुए थे, पहले आम चुनाव जो हुए थे, वो हुए थे 1951-52 में, और भारत आज़ाद हो गया था 1947 में। तो 1947 से लेकर के जब तक पहले चुनाव नहीं हुए तब तक जवाहरलाल नेहरू को एंटरिम प्रधानमंत्री कहा गया। वो चुने नहीं गए थे जनता के द्वारा डायरेक्टली, और पहली बार जब 1951-52 के चुनाव हुए थे तब वो चुने गए थे। तो 14-15 अगस्त की मध्यरात्रि को उन्होंने एक बड़ी फेमस स्पीच दी। जवाहरलाल नेहरू ने बड़ी फेमस स्पीच दी, और उस स्पीच को कहा जाता है ट्रिस्ट विद डेस्टिनी। ये बात बहुत इम्पॉर्टेंट है और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के लिए भी बहुत सही है। वो ये कि ट्रिस्ट विद डेस्टिनी कौन सी स्पीच है? वो जवाहरलाल नेहरू ने जो अपना पहला भाषण दिया था, उसको कहा जाता है ट्रिस्ट विद डेस्टिनी। उस ट्रिस्ट विद डेस्टिनी नाम के भाषण में उन्होंने बहुत सारे आने वाले भारत के चरित्र का और भविष्य का निर्माण कैसे करें, तो इसके बारे में उन्होंने बताया था। और उसके लिए एक स्पेशल सेशन बुलाया गया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। देखिए, उस समय लोकसभा और राज्यसभा नहीं, उस समय केवल कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी। तो उस असेंबली में एक स्पेशल सेशन बुलाया गया था, और वो 14-15 अगस्त की मध्यरात्रि को था। तो वो पहला भाषण जो है वो जाना जाता है ट्रिस्ट विद डेस्टिनी के नाम से। और दूसरा पॉइंट अगर मैं आपको बताऊं तो इंडिपेंडेंस के तुरंत बाद, जब आज़ादी मिली भारत को, उसके तुरंत बाद भारत के पास बहुत सारे चैलेंजेस थे। इस टॉपिक को मैं पिछले वाले क्लास में क्लियर कर चुका हूं। तो मेनली जो एक चैलेंज था वो था, हम अपने देश का नक्शे कहने का मतलब मानचित्र वाला नक्शा नहीं है, नक्शे कहने का मतलब हम इसको आकार कैसे दें एक यूनिटी के रूप में। और क्योंकि उस समय भारत बहुत ही डिवाइडेड था, ब्रिटिश इंडिया में भी और प्रिंसली स्टेट में भी, तो उसको एक नेशन के रूप में हमने कैसे शेप देना है, तो एक बहुत बड़ा चैलेंज था। तो दूसरा, अगर अगली बात करें तो ये जो हमारा पार्टीशन हुआ, इंडिया और भारत के बीच जो पार्टीशन हुआ, वो मोहम्मद अली जिन्ना की जो थ्योरी थी, टू नेशंस थ्योरी, ये भी 1 या 2 नंबर का प्रश्न आ जाता है कभी कभी कि टू नेशंस थ्योरी जो है वो किसकी देन है? तो वो देन है मोहम्मद अली जिन्ना की। मोहम्मद अली जिन्ना वो चाहते थे कि मुस्लिम्स का एक अलग सेपरेट स्टेट हो। तो काफ़ी प्रयासों के बाद, मोहम्मद अली जिन्ना की काफ़ी प्रयासों के बाद, हालांकि भारत के लोग नहीं चाहते थे कि पार्टीशन हो, लेकिन अंततः पार्टीशन हुआ। और जो वेस्ट के इलाके थे, खासकर नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर पार्ट प्रोविंस जो था, तो वो और सिंध और बलूचिस्तान वाला इलाका मिला करके पाकिस्तान बनाया गया। और बंगाल, जो आज का बांग्लादेश कहा जाता है, तो वो पूर्वी पाकिस्तान था, और आज का जो पाकिस्तान है वो पश्चिमी पाकिस्तान कहा जाता है। तो मेनली जो 2 स्टेट हैं उनका पार्टीशन हुआ था, वो थे पंजाब और बंगाल। तो अब अगर आज हमारा पंजाब देखें, इंडिया के अंतर्गत जो पंजाब देते हैं, तो पार्टीशन से पहले वो एक बड़ा पंजाब हुआ करता था। बड़ा पंजाब कहने का मतलब कि उसका क्षेत्रफल भी बड़ा था। तो आप कह सकते हैं कि आधा पंजाब जो है वो पाकिस्तान के पास चला गया, और आधा पंजाब जो है वो इंडिया के पास रहा। और बंगाल के साथ भी ऐसा ही हुआ। बंगाल
पश्चिम बंगाल, जो आज का पश्चिम बंगाल है और आज का बांग्लादेश है, तो उस एरिया को मिला करके एक वृहद बंगाल हुआ करता था। तो उसकी हिंदू मेजॉरिटी वाला जो हिस्सा था वो इंडिया के अंतर्गत रहा, और पश्चिमी और पूर्वी मेजॉरिटी वाला जो मुस्लिम बहुल इलाका था वो पूर्वी पाकिस्तान के नाम से बना। और 1971 में पाकिस्तान के भी विभाजन हो गया और फिर बांग्लादेश निकल करके सामने आया। अच्छा, ये जो पार्टीशन था इंडिया का 1947 का पार्टीशन, वो बड़ा एब्रप्ट था। एब्रप्ट कहने का मतलब कि अचानक से इसकी उम्मीद नहीं थी कोई। उम्मीद भी कह रहा हूँ मैं क्योंकि जनता को ये पता नहीं था उस दौरान कि हम किस देश के नागरिक बनेंगे। पार्टीशन तो हो गया, उनको जब पता चला भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हो गया है तो कौन से वो देश में हैं, वो लोग कौन से देश में, उनको ये पता तक नहीं था। और अनप्लान तरीके से हुआ। अनप्लान भी इसलिए तरीके से हुआ, एक मनमाफिक जो है वो रेखा खींच दी गई मानचित्र में, तो बड़े अनप्लान तरीके से भारत का विभाजन किया गया। और इस कारण जो है भारत में कम्युनल राइट्स जो हैं वो धार्मिक दंगे और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो गई, जिसके कारण बहुत शरणार्थियों की समस्या उत्पन्न हुई और महिलाओं को मारा गया और उनके साथ गंदी हरकतें की गईं और उनके फैमिली मेम्बर्स जो थे वो बिछड़ गए। आपने अक्सर फिल्मों में भी देखा होगा, बहुत सारी फिल्में पार्टीशन पे बनी हैं तो उसमें परिवार के सदस्य बिछड़ जाते हैं। एक इंडिया में रह गया सदस्य और कुछ सदस्य पाकिस्तान पे रह गए, और कुछ सदस्य इंडिया में आ गए तो एक सदस्य पाकिस्तान में रह गया। तो ये एक विभत्स नज़ारा था। ये इंडिया के इतिहास का बहुत बड़ा विभाजन की त्रासदी के बाद का एक इमिग्रेशन माना जाता है, भारत और पाकिस्तान का जब बंटवारा हुआ। और देखो, उस समय का ब्रिटिश इंडिया, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ, वो ब्रिटिश इंडियन प्रोविंस में और प्रिंसली स्टेट्स में डिवाइड था। ब्रिटिश इंडियन प्रोविंस मतलब भारतीय प्रांत, और अगर प्रिंसली स्टेट्स को कहेंगे हम रजवाड़े। इसके बारे में जैसे मैं पहले बता चुका हूँ आपको कि प्रिंसली स्टेट जो है वो अपने इंटरनल अफेयर्स में अपनी प्रभुसत्ता को एंजॉय करते थे। हालांकि उनके ऊपर जो है ब्रिटिश सुप्रीमेसी थी, यानी कि उनके ऊपर सरकार का कंट्रोल था, लेकिन अपने एरिया के अंतर्गत वो सुप्रीम थे। और जब भारत आज़ाद हुआ आफ्टर इंडिपेंडेंस, अब ये बड़ी इम्पॉर्टेंट चैलेंज था कि प्रिंसली स्टेट्स को भारत में शामिल कैसे किया जाए, इंटीग्रेट कैसे किया जाए, क्योंकि ब्रिटिश इंडिया ने तो उनको एक फ्रीडम दे दी थी प्रिंसली स्टेट को कि वो टू जॉइन ईदर इंडिया और पाकिस्तान, कि वो इंडिया और पाकिस्तान में किसी को भी ज्वाइन कर लें या फिर अपना खुद का एक अलग देश बना लें। तो भारत के लिए बड़ी समस्या थी यहाँ पर। अब यहाँ पर गवर्नमेंट का अप्रोच क्या था? गवर्नमेंट का अप्रोच यानी कि गवर्नमेंट का पहला कदम ये था कि अगर हम इंटीग्रेशन करते हैं प्रिंसली स्टेट्स का तो वो किस तरह होगा? किस तरह होगा कहने का मतलब कि वहाँ की जनसंख्या कौन से धर्म की अनुयायी है और किस तरह जो है भारत में उसको शामिल किया जाए। और ये पूरी जो प्रक्रिया है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल के अथक प्रयासों के द्वारा एक डिप्लोमेटिक तरीके से पूरी की गई। केवल 4 जो थे, ओनली 4 स्टेट्स एक्सेशन वाज डिफिकल्ट। 4 राज्यों को भारत में शामिल करने में बहुत कठिनाई आई। वो थे जूनागढ़, हैदराबाद, कश्मीर और मणिपुर। इसमें एक अलग अलग केस स्टडी करके हम इन चारों जो राज्य हैं, रजवाड़े थे, ये भारत में कैसे शामिल हुए, इस पर अलग केस स्टडी करके हम एक एक टॉपिक पे बाद में चर्चा करेंगे। और हैदराबाद जो था वो उस समय भारत का सबसे लार्ज स्टेट था और उसका जो हेड था उसको कहा जाता था निज़ाम। और आपको एक बात बताना चाहूँगा, निज़ाम जो थे वहाँ पर उस समय, तो उस समय उनको पूरी दुनिया के अमीर शख्सों में, अमीर से अमीरतम शख्सों में गिना जाता था। इतने ज़्यादा पैसे वाले हुआ करते थे।
अब हालांकि वो पर्सनली नहीं चाहते थे कि वो इंडिया में मिलें, लेकिन वहाँ की जो लोग थे, वहाँ की पॉपुलेशन ने निज़ाम के रूल के खिलाफ जो है प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया, और इंडियन गवर्नमेंट ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की देखरेख में वहाँ इंटरवीन करना शुरू कर दिया। और 1948 में भारत ने हैदराबाद को अपने संघ में शामिल कर लिया। और वहीं अगर मणिपुर की बात करें तो उस समय वहाँ के जो महाराजा थे वो बोधचंद्र सिंह हुआ करते थे। और एक फैक्ट ये भी है कि यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज यानी कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर पहला जो राज्य था इलेक्शन करने वाला, वो था मणिपुर। और बाद में जो है 1949 में सितंबर में मणिपुर को भारत में शामिल कर लिया गया। अब शुरुआत के कुछ साल भारत के लिए बहुत कठिनाई भरे रहे, क्योंकि एक प्रेशर था और उसके अलावा जो भाषाई जो चेंजेस थे, अलग अलग डिफरेंस थे। तो एक राज्य में बहुत सारे भाषा भाषी लोग रहते थे, तो इसलिए भारत को एक यूनिटी के रूप में एस्टेब्लिश करने में काफ़ी कठिनाई हुई। और बाद में राज्य पुनर्गठन आयोग बना, और उस राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों से फिर भारत के जितने भी स्टेट्स थे उनका अलग अलग तरीके से सीमांकन किया गया। और वो प्रक्रिया जो चली थी कि राज्यों को किस तरह अलग अलग बांटा जाए, वो चलती रही काफ़ी समय तक। जैसे 1960s में फिर पंजाब और का डिवीज़न करके हरियाणा और चंडीगढ़ अलग बनाए गए। उससे पहले गुजरात और मुंबई को अलग किया गया। ये सब लिंग्विस्टिक बेस कहने का मतलब है भाषाई आधार पर किया गया। और ये आप देख सकते हैं कि ये अभी भी जारी है। ये अभी भी जारी है वो इस तरह से, क्योंकि अभी भी आप देखते हैं कि बहुत सारे राज्य अभी भी अलग अलग हो रहे हैं। जैसे उत्तराखंड ही है, 2000 में उत्तर प्रदेश से अलग हुआ, और छत्तीसगढ़ और झारखंड, उसके अलावा अभी कुछ समय पहले तेलंगाना राज्य बना। तो अभी भी उत्तर प्रदेश की जैसे डिमांड चल रही है कि हरित प्रदेश और पूर्वांचल जैसे राज्य अलग अलग बनाए जाएं। तो ये स्टेट्स का फॉर्मेशन जो है वो अभी भी साथ साथ चल रहा है। और ये जो है बहुलवाद, प्लूरलिज्म इसको इंग्लिश में कहा जाता है, तो उसको दिखाता है कि प्लूरलिज्म के साथ साथ इंडिया में यूनिटी कैसे रखी जाए, क्योंकि भारत विविधताओं वाला देश है। और विविधताओं वाले देश में कैसे यूनिटी बनाई जाए, वो ऐसे ही संभव हो सकता है कि आप हर एक स्टेट को उसकी लिंग्विस्टिक या उसकी अलग पहचान जो होती है उसके आधार पर उसको एक अलग पहचान दें, और साथ ही साथ भारत की एकता को स्थापित करें। अब यहाँ पर जिसकी मैं बात कर रहा था, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमेटी यानी कि राज्य पुनर्गठन आयोग, इसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने फॉर्म किया था। और इसके रिकमेंडेशन के आधार पर शुरुआत में 14 राज्य बनाए गए और 6 संघ शासित प्रदेश बनाए गए। 14 राज्य और 6 संघ शासित प्रदेश। तो इम्पॉर्टेंट है ये, कभी कभार आ जाता है एग्जाम्स में 1 नंबर के लिए या 2 नंबर के लिए कि राज्य पुनर्गठन आयोग द्वारा कितने स्टेट्स फॉर्म किए गए पहली बार और कितनी यूनियन टेरिटरीज फॉर्म की गई। तो 14 स्टेट्स बने थे और 6 संघ शासित प्रदेश बने थे। अच्छा, और कुछ और चीज़ें, मेन टॉपिक्स जो हैं वो मैं आपको बताना चाहूँगा कि 2 नेशंस थ्योरी यानी कि द्विराष्ट्र सिद्धांत, ये है मोहम्मद अली जिन्ना द्वारा एक सिद्धांत दिया गया था। इट वॉज propounded by मोहम्मद अली जिन्ना टू क्रिएट अ सेपरेट स्टेट फॉर मुस्लिम्स।
मुसलमानों के लिए मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा ये थ्योरी दी गई, टू नेशंस थ्योरी। अब इसका मतलब क्या है टू नेशंस थ्योरी का? मोहम्मद अली जिन्ना कहा करते थे कि जिस तरह एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती, उसी तरह भारत के अंतर्गत दो धार्मिक कौम नहीं रह सकती, और जब वो नहीं रह सकती तो इसलिए उनको अलग अलग हो जाना चाहिए। अब ये दो तलवारें कौन थी? उनके कहने का मतलब ये था कि एक हिंदू और एक मुस्लिम, तो वो अलग अलग कौम है, उनका इतिहास, उनकी संस्कृति, उनकी पहचान अलग अलग है, तो इसलिए उनको अलग अलग हो जाना चाहिए और अलग अपना एक देश बना लेना चाहिए। तो इसी टू नेशंस थ्योरी के आधार पर पाकिस्तान का निर्माण हुआ। अब हालांकि 1971 में जब फिर पाकिस्तान का डिवीजन हुआ, बांग्लादेश अलग हो गया, तो 1971 में ये थ्योरी भी अपने आप फेल हो गई। तो कितना अच्छा हुआ होता अगर पार्टीशन नहीं होता भारत का। और इस एरिया में जितना हम देखते हैं कि साउथ एशिया जो है, साउथ एशिया एक ऐसा इलाका है जहां अंतर्राष्ट्रीय राजनीति जो है वो एक केंद्र बिंदु के रूप में अगर इसको माना जाए, क्योंकि भारत और पाकिस्तान पिछले कई सालों से आपस में संघर्ष कर रहे हैं अपनी अपनी श्रेष्ठता स्थापित करने के लिए, और इसका फ़ायदा जो है बड़े बड़े देश वो उठा रहे हैं। को भी अपने हथियार बेचकर, पाकिस्तान को भी अपने हथियार बेचकर। तो ये जो हथियारों का बाज़ार है वो ये चाहता है कि भारत और पाकिस्तान दोनों झगड़ते रहे ताकि उनको फ़ायदा मिलता रहे। और जितना पैसा डिफेंस में और इन हथियारों में खर्च होता है, इतना नहीं होता अगर भारत और पाकिस्तान आज के समय में एक ही होते। और वो सारा पैसा कहाँ जाता? वो सारा पैसा डेवलपमेंट में जाता और इंफ्रास्ट्रक्चर में जाता और बाकी अन्य सुख सुविधाओं में जाता। दूसरा देखते हैं हम ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस। अब ये उस समय जो भारतीय प्रोविंस थे, वो जैसा कि मैंने बताया आपको कि ब्रिटिश इंडिया और प्रिंसली स्टेट में डिवाइड थे। तो इंडियन प्रोविंस जो थे वो डायरेक्टली ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंतर्गत आते थे उस समय। और प्रिंसली स्टेट अपने अपने राज्य में खुद मालिक होते थे, लेकिन अंततः वो भी ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंतर्गत आते थे। States ruled by princes who enjoyed some form of control over their states' internal affairs. प्रिंसली स्टेट जो थे अपने अंदर के मामलों में, अपने राज्य की सीमा के अंतर्गत जितने भी मामले हुआ करते थे वो उस पर उनका एकाधिकार था। लेकिन बाहर के जो विदेशी मामले हुआ करते थे तो उनको ब्रिटिश सुप्रीमेसी के अधीन ही रहना पड़ता था। रजाकार कौन थे? A paramilitary force of Nizam was sent to respond people's movement which has no bounds. जब आंध्र प्रदेश हैदराबाद को भारत में शामिल करने में भारी कठिनाई का सामना करना पड़ा था, लेकिन अंततः भारत में शामिल हो गया था। उसके जो लीडर थे, जो मेन थे, उनको निज़ाम कहा जाता था। और निज़ाम की एक पैरामिलिट्री फोर्स थी तो उसको कहा जाता था रजाकार। और जब लोगों का आंदोलन हुआ वहाँ पर कि हमको भारत में शामिल होना है और ये आंध्र प्रदेश प्रिंसली स्टेट नहीं रहना चाहिए, तो इस कारण से रजाकारों को निज़ाम ने उनका मूवमेंट कुचलने के लिए भेजा। निज़ाम किसको कहते थे? रूलर ऑफ हैदराबाद was titled as निज़ाम who was world's richest person। देखिए उस समय मैंने आपको बताया कि उस समय भारत में निज़ाम इतना शक्तिशाली था, वो दुनिया का सबसे अमीर आदमी हुआ करता था। Who was world's richest person। और राज्य पुनर्गठन आयोग, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन, इट वॉज अपॉइंटेड इन 1953, 1953 में ये गठित किया गया और इसने अपनी रिकमेंडेशन थी 1956 में फिर ये लागू किया गया। किस लिए? रिड्यू द बाउंड्रीज ऑफ स्टेट्स।
स्टेट्स की जितनी भी सीमाएं थी उनको रीड्रॉ करना, दोबारा से उनका सीमांकन करना। तो देखिए ये मेन पॉइंट्स थे इस चैप्टर के। तो अगले चैप्टर में दोबारा मुलाकात होगी आपसे, तब तक आप घर में रह करके नोट्स बनाते रहिए। ओके, थैंक यू।